हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों, आरबीआई के रोल आपने पढ़े और एक रोल आरबीआई का यह भी है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को चलाता है। तो बताइए मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, ठीक है, जिसमें आरबीआई क्या करता है, वो प्राइस स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है, जिसमें आरबीआई कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी लाता है। अब प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन का मतलब है जब महंगाई हो, जब प्राइसेस बढ़ जाए, और डिफ्लेशन का मतलब है जब सामान का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस कम हो जाए। इसी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। प्राइस स्टेबिलिटी आरबीआई लाता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ही है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, स्टेबल प्राइसेस लाना। स्टेबल प्राइसेस लाना है, ना ज्यादा इन्फ्लेशन होना ना ज्यादा डिफ्लेशन होना, स्टेबिलिटी लाना प्राइसेस में। अभी मेरे दोस्तों, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये करता है, कैसे करता है कैसे नहीं करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा सा इशारा तो दे दूं, थोड़ा सा इशारा तो पहले दे दूं, ताकि आपके दिमाग में पहली बात बैठ जाए क्या हो सकता है, हमें आगे क्या पढ़ना हो। मेरे दोस्तों, आरबीआई ये मॉनेटरी पॉलिसी बैंक्स के थ्रू करता है। आरबीआई बैंक्स को चलाता है इस तरह से कि बैंक्स आगे पैसा कम या ज्यादा लोगों को देते हैं। एक बार फिर से कहूं, आरबीआई बैंक्स को चलाता है इस तरह से कि बैंक्स आगे लोगों को ज्यादा पैसा या कम पैसा देते हैं। या तो आगे लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है, या तो आगे लोगों के पास कम पैसा आता है या ज्यादा पैसा आता है। लोगों के हाथ में कम पैसा देना या लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना, आरबीआई करता है ये कंट्रोल थ्रू बैंक्स। मॉनेटरी पॉलिसी का अगर मैं एक लाइन में बताऊं ना, थोड़ा इशारा, तो यही कुछ होता है। अब कैसे होता है ये हमें आगे लेक्चर में पढ़ना है, और मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगा सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, उससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। सीआरआर बताऊंगा, एसएलआर बताऊंगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन बताऊंगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट जो है उसके बारे में बताऊंगा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। चलो ये तो सारी बातें छोड़ो साइड में, क्योंकि अगर मैं आपको एनडीटीएल पहले ना समझाऊं तो आपको सीआरआर और एसआरआर पढ़ने का क्या फायदा। कभी आपने न्यूज में भी सुना होगा 3% सीआरआर कर दिया आरबीआई ने, मगर 3% किसका? जो बैंक के पास पैसा है, जो बैंक के पास एक साल में पैसा आया, जो बैंक ने बारोवर्स से लिया या डिपॉजिटर्स का बैंक, कौन सा पैसा कौन सा जिसमें सीआरआर 4% है, 3% है, या ऐसा कौन सा पैसा जिसमें एसएलआर 18% कर दिया गया। तो सबसे पहले हमको एनडीटीएल सीखना है। अच्छा, एक बात और याद रखो मेरे दोस्तों, कि आरबीआई की ऐसी पॉलिसी जिसमें आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, जिसमें आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एक बात याद रखना, सिर्फ यही बात नहीं है। जब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, देखो मेन बात तो यही है कि प्राइस स्टेबिलिटी लाना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, मेन मकसद की बात तो यही है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में आप बहुत कुछ पढ़ोगे, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी आरबीआई लाता है, कोशिश करता है लाने की, ठीक है। एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी हो जाए, वो भी आरबीआई करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इक्विलिब्रियम लाना, वो भी आरबीआई करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट करना, वो भी आरबीआई करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। मगर वो सारी बातें बाद में ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेंगे। एक लाइन पहले याद रखो, क्योंकि वो सारी बातें तभी होंगी जब आरबीआई कंट्रोल करे पैसा ज्यादा या पैसा कम लोगों के हाथ में। अच्छा, आपके दिमाग में शायद ये सवाल हो सकता है, सर आपने अभी बोला आरबीआई बैंक्स को चलाता है, और आरबीआई बैंक्स के थ्रू लोगों के हाथ में या तो पैसा देता है, या तो पैसा ज्यादा करता है, या तो पैसा कम करता है। ऐसा सर, इस तरह से क्या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल होगा? मेरे दोस्तों, होगा अगर प्राइसेस बढ़ गए हुए हैं, अगर प्राइसेस बढ़ गए हुए हैं और इन्फ्लेशन हो गया है, तो आरबीआई पैसा लोगों के हाथ में कम देगा। प्राइसेस क्यों बढ़े हैं? क्योंकि पैसा आपके पास ज्यादा है, आपने ज्यादा डिमांड की, आपके हाथ में ज्यादा पैसा, आप गए खरीदारी करने के लिए, डिमांड करने के लिए, प्राइसेस बढ़ गए हैं। आपके ज्यादा पैसे होने की वजह से प्राइसेस बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आरबीआई पैसा आपके हाथ में कम करे तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। आप खरीदारी करोगे नहीं, आप डिमांड करोगे नहीं, तो प्राइसेस भी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा।
या तो प्राइसेस, इन्फ्लेशन को छोड़िए, या तो महंगाई महंगाई प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं। प्राइसेस बहुत कम हो गए। क्यों हो गए हैं प्राइसेस कम? क्योंकि आपने खरीदारी नहीं की। सामान बेचने वाला बेचारा मजबूर हुआ कम प्राइसेस को बेचने को। आपने कोई सामान, आप डिमांड नहीं, आप क्यों नहीं खरीदारी करते हो? मुझे आप एक बात बताइए दोस्तों, आप क्यों नहीं खरीदारी करते हो? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो आरबीआई आपको पैसा देगा, ज्यादा ज्यादा पैसा देगा, तो आप खरीदारी करना स्टार्ट करोगे, तो प्राइसेस धीरे 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 कम हुए थे ना, डिफ्लेशन हुआ था ना, तो प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर ये समझ नहीं आया ना जो मैंने ये 2-3 मिनट में बताया, कोई बात नहीं, ये सारी बातें ही समझाने के लिए ही तो ये लेक्चर है। ये सारी बातें समझाने के लिए ही तो हम आपको 3-4 लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी पे देंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करता हूं मैं मॉनेटरी पॉलिसी को सबसे पहले एनडीटीएल से। एनडीटीएल समझा तो सब कुछ समझ लिया। चलिए बेसिक से स्टार्ट करूंगा। एक बैंक है, इतना तो आप लोगों को पता है। एक बैंक है, ठीक है सर, बैंक है। ये बंदा जो है, जो बैंक में पैसा भरेगा, देखो पैसा जा रहा है, इसने 100 रुपए पैसा भरा बैंक में। अब जो ये बंदा बैंक में पैसे भर रहा है, ये बैंक के लिए डिपॉजिटर है, क्योंकि ये पैसा भर रहा है बैंक में, ठीक है। ओके ओके ओके। अब ये जो बैंक में 100 रुपए आया आपकी वजह से, मान लेते हैं ये है ना आप, ये बहुत ही हैंडसम लड़का है, ये बहुत ज़बरदस्त, मजाक कर रहा हूँ, चलो ये हैं आप, तो आप डिपॉजिटर हैं, चले गए आप बैंक में 100 रुपए भरने के लिए। तो 100 रुपए जो है बैंक के पास, इस 100 रुपए का बैंक करेगा क्या? एक तो आपका पैसा बैंक अपने पास रखेगा, सेफ रखेगा, हिफाजत से रखेगा, सेव रखेगा, और ऊपर से आपको बैंक देगा 5 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 5% इंटरेस्ट रेट आपको देगा। अब जो ये बैंक आपको दे रहा है इंटरेस्ट, आपने बैंक में जमा कराया पैसा अपना, और बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। आपको जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 5%, उसको बोलते हैं बोरोइंग रेट। आप बोलोगे सर मैं तो बोरोवर नहीं हूं, मैं तो डिपॉजिटर हूं। लेकिन बैंक क्या है यहां पे? अगर आप डिपॉजिटर हो तो बैंक यहां पे बोरोवर है, इसलिए इस रेट को बोरोइंग रेट बोलते हैं, और रेट बैंक के हिसाब से ही ली जाती है, तो इसलिए डिपॉजिटर रेट नहीं, बोरोइंग रेट आप याद रखना। एक बात मुझे बताओ, आप हो, आपका पैसा बैंक में गया, सेव रहा, 100 रुपए जो आपने दिया वो तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस भी मिलेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो 100 रुपए है वो तो आपको वापस मिलेगा, ऊपर से 5% इंटरेस्ट भी मिलेगा, बोरोइंग रेट 5% भी मिलेगा, 5 रुपए एक्स्ट्रा, आपको 100 रुपए के बदले 105 मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, ऐसा बैंक क्यों करेगा? आपका पैसा ले लिया, सेव रखा, और आपको फिर 105 रुपए दे दिए 100 रुपए के बदले। बैंक पैसा कहां से लाता है? अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को, और अपना प्रॉफिट बैंक कहां से निकालता है? अपना प्रॉफिट बैंक निकालता है कहां से? सुनिए, आपके इस 100 रुपए से बैंक बिजनेस करता है आगे। बैंक आपके 100 रुपए पे आगे लोन देता है किसी मजबूर बंदे को। अब बैंक ने इस मजबूर बंदे को लोन दिया, क्या दिया? लोन दिया। जब मान एग्जाम्पल 100 रुपए तो बराबर लोन पहले आगे नहीं जाएगा, जितना पैसा आया उतना पैसा लोन में नहीं जाता, कुछ पैसा बैंक अपने पास रखता है, कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, आगे वही बताऊंगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे फिलहाल के लिए आप आसानी के लिए फिलहाल इतना दिमाग में भरो कि 100 रुपए आगे चला गया। जब 100 रुपए आगे चला गया, इस बंदे को बोलेंगे बोरोवर। क्यों? क्योंकि इसने बैंक से बोरो किया। लेकिन बैंक ने यहां पे क्या किया? बैंक के हिसाब से देखा जाए तो बैंक ने यहां पे लैंड किया, बैंक ने यहां पे लैंड किया ना, मनी लैंड। तो बैंक इसको बोलता है तू ये पैसा ले ले, लेकिन तेरे ऊपर भी मैं चढ़ाऊंगा इंटरेस्ट, जैसे मुझे देना है इस बंदे को इंटरेस्ट वापस, तो तुझे भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक बोलता है इसको, तू मुझे इंटरेस्ट जो देगा उसको बोलते हैं लैंडिंग रेट यहां पे, और ये 10% है। मुझे अब एक बात बताइए, अगर 100 रुपए का बैंक आगे 100 रुपए इसको देता है, ऊपर से 10% लेता है लैंडिंग रेट, बैंक लेता है 10%, तो कितना हुआ? 100 रुपए तो बैंक वापस आएगा, ऊपर से कितना हुआ? ऊपर से 10 रुपए एक्स्ट्रा। 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपीज़,
तो टोटल बैंक को मिलेगा 110 रुपये। इन शॉर्ट इसका 100 रुपये इधर गया, 105 इसको देने हैं, और 100 रुपये इसको इधर गया, और खुद बैंक को मिलेगा 110। अब बैंक के पास आया 110 रुपए और इसको देना है 105 रुपए। अब बैंक के पास आया 110 रुपए यहां से और इसको देना है 105 रुपए इधर, तो बैंक को बीच में कितना बचा? 110 में से 105 निकालो, 5 रुपए बैंक को अपने पास बचा। तो ये है बैंक का स्प्रेड या ये है बैंक का प्रॉफिट। बैंक का प्रॉफिट या स्प्रेड आप बोल सकते हो। याद रखा आपने? इतना याद रखा? ठीक है। अभी एक दो बातें याद रखनी है आपको, वो ये है कि बैंक ने ये जो लेंडिंग रेट ये ज्यादा होती है कि बोरिंग रेट ज्यादा होती है? बताओ। याद रखना, यहां पे लेंडिंग रेट होती है हमेशा ज्यादा देन बोरिंग रेट, तभी बैंक को फायदा आएगा, तभी बैंक का स्प्रेड पॉजिटिव में होगा, तभी बैंक कुछ कमाएगा पैसा। ऐसा कोई बैंक नहीं है जो लेंडिंग रेट को कम रखे और बोरिंग रेट को ज्यादा रखे ना। लेंडिंग रेट को ही ज्यादा रखना पड़ता है, बोरिंग रेट को कम रखना पड़ता है, तभी बैंक का प्रॉफिट आएगा, नहीं तो लॉस होगा बैंक को। ओके। अभी जब ये आपने देखा कि 100 रुपए इधर से इधर और इधर से इधर चला गया, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता, ऐसा असल में बैंक नहीं करता, क्योंकि ये सारे पैसे बैंक देगा। ये बंदा आ गया एटीएम से पैसे निकालने, तो इधर तो 100 रुपए कुछ है नहीं भाई, इधर तो 100 रुपए जो आया इस बंदे से वो तो सारा इस बंदे ने ले लिया। तो जब ये बंदा बैंक से जाएगा पैसे निकालने, विड्रॉ करने, चेक से, एटीएम से, उधर क्या निकलेगा? पैसा तो है ही नहीं, वो आगे चला गया, इसलिए आगे पूरा पैसा नहीं जाता। इतना ही नहीं, अगर सारे डिपॉजिटर, एक तो यहां पे डिपॉजिटर मैंने बोला, सारे लोग जिन्होंने बैंक को पैसा दिया हुआ है, जिन्होंने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है, अगर वो सारे लोग एक साथ पैसे मांगने के लिए आ गए, तो बैंक कहां से पैसा देगा? उसने सारा पैसा आगे लोन में दे दिया, आगे उसने सारा पैसा लोन में दिया हुआ है, इसलिए बराबर 100 रुपए जो है वो आगे लोन में नहीं जाता, बैंक उसको आगे लोन में नहीं देता। आगे पैसा जो जाता है कुछ रिजर्व के बाद ही जाता है, इस लाइन को समझो। ये 100 रुपए आगे नहीं जाता, इस 100 रुपए में कुछ रिजर्व रहता है। क्या रहता है? रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ CR, R और SLR। अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ेंगे हम NDTL को समझने के बाद। इतना ही याद रखो कि रिजर्व में कुछ पैसा रखना पड़ता है बैंक को, रिजर्व में कुछ पैसा रखना पड़ता है बैंक को। इस रिजर्व के बगैर जो पैसा है वो जाता है लोन में। इन शॉर्ट, जो ये बारोवर बैंक से पैसा लेता है उसमें CRR और SLR का पैसा नहीं होता। जो ये बंदा बैंक से पैसा लेता है उसमें CRR और SLR, जिनको बोलते हैं रिजर्व रेशोज भी, RATIOS, ओके, जिनको बोलते हैं रिजर्व रेशोज भी, वो पैसा मेरे दोस्तों बारोवर नहीं लेता। अगर आपको यह सवाल आए, चलो जितना पढ़ाया थोड़ा सा सवाल बताऊंगा। मुझे पता है शायद आप कंफ्यूज हो गए, आपके सामने बहुत डिटेल है ना, शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, पता नहीं, लेकिन फिर भी सवाल बोलूंगा। आप मुझे बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी जो है RBI की, उसमें RBI क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। किसके थ्रू करता है? बैंक्स के थ्रू करता है। RBI प्राइस स्टेबिलिटी लाता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है, बैंक्स के जरिए, ये तो ठीक है। लेकिन पहले ये बाद में पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। पहले ये तो बता, बैंक कैसे काम करता है, बैंक कैसे अपना मुनाफा कमाता है, बैंक क्या करता है? इधर से जो पैसा आता है बैंक को, आगे बैंक उसको लोन में देता है, इधर से इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मांगता है, वापस कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। इन शॉर्ट, जो इधर से इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा मांगता है बैंक, लेंडिंग रेट, और थोड़ा सा पैसा जिससे लाया उसको इंटरेस्ट थोड़ा सा देना पड़ता है, बोरिंग रेट। लेंडिंग रेट हमेशा ज्यादा होती है बोरिंग रेट से, तभी बैंक को आएगा प्रॉफिट की लॉस, तभी बैंक को प्रॉफिट आएगा, नहीं तो लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, क्या बैंक सारा पैसा आगे देता है? नहीं, बैंक को कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ SLR और CRR। क्या है SLR CRR? अभी नोट ऑफ इंटीग्रेशन अभी नहीं बताया मैंने, ठीक है। रिजर्व रेशियोज हैं ये दोनों के दोनों। यहां तक आपको समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे NDTL, क्योंकि NDTL पढ़ लिया तो मैक्सिमम बातें दिमाग में आएंगी, ठीक है। NDTL को समझने के लिए आपको इतना याद रखना है। मुझे एक बात बताइए, पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये जो बैंक के पास यहां से लोगों ने पैसा जमा कराया, 100 रुपए बैंक के पास जो है, वो मुझे आप बताइए, वो बैंक के लिए
लायबिलिटी है या एसेट है? तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, कर्जा लिया हुआ है बैंक ने, मतलब डिपॉजिट है ये एक तरह का। बैंक के पास ये अमानत है इन लोगों की, इनको वापस करना ही है। तो बैंक के ऊपर ये मेरे दोस्तों लायबिलिटी है, ये 100 रुपए। और इसी 100 रुपए को ही जो बैंक के पास पैसा जमा करते हैं लोग, जो लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा, उसी 100 रुपए को ही बोलते हैं या उसी पैसे को ही बोलते हैं मेरे दोस्तों NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। क्योंकि जो ये पैसा लोगों ने जमा कराया, जो बैंक के ऊपर लायबिलिटी है, या तो लोग डिमांड डिपॉजिट्स कराएंगे या तो टाइम डिपॉजिट्स कराएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज शायद आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो गया होगा शायद, सर यहां पे बोरोवर है, ये इसने बोरो किया क्योंकि बैंक ने आगे लोन दिया, तो यहां पे बोरिंग रेट माजरा क्या है? शायद किसी बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन हो। लेकिन बैंक के हिसाब से देखो ना, अगर यहां पे ये बोरोवर है, लेकिन बैंक क्या है? बैंक क्या है? बैंक क्या है? बैंक लेंडर है। एक बोरोवर होता है, एक लेंडर होता है, या एक डिपॉजिटर होता है। तो बैंक क्या है मेरे दोस्तों? बैंक यहां पे लेंडर है, ठीक है। अब इस केस में बैंक क्या है? इस केस में बैंक ने पैसा लिया, बोरो किया, तो यहां पे बैंक इस केस में बोरोवर है, इस केस में बैंक लेंडर है। फिर से बोलूंगा, इस केस में बैंक लेंडर है, लेंडिंग रेट। इस केस में बैंक ने बोरो किया क्योंकि पैसा आया ना बैंक के पास, बोरो किया तो बोरिंग रेट। तो याद रखना, ये तो बोरोवर है मान लिया, लेकिन बैंक लेंडर है इधर। जैसे ये डिपॉजिटर है ना, लेकिन यहां पे बैंक बोरोवर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो गया होगा तो जवाब मिला। अभी एक दो बातें सुनो ना। जो ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, जो मैंने आपको बोला, क्योंकि ये बंदा जो पैसा जमा करेगा बैंक में, या तो वो डिमांड डिपॉजिट्स करेगा या तो वो टाइम डिपॉजिट्स करेगा। NDTL को समझने के लिए पहले ये बात समझो, ये बंदा जो बैंक में पैसा जमा करने जाता है, या तो वो डिमांड अकाउंट बनाएगा या डिमांड डिपॉजिट्स कराएगा, या तो वो टाइम या टर्म, देखो भाई जानना इस बात को, डिमांड अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट्स बोलो, क्योंकि ये डिपॉजिट करता है और वहां पे अकाउंट खोलता है। टाइम डिपॉजिट्स या टाइम अकाउंट बोलो आप, क्योंकि ये यहां पे डिपॉजिट करता है टाइम डिपॉजिट और वहां पे टाइम अकाउंट खोलता है। ठीक है, आप टाइम अकाउंट भी बोल सकते हो, टाइम डिपॉजिट भी बोल सकते हो। टाइम को कभी कभी टर्म भी आप बोल सकते हो कहीं पे। तो समझे इस बात को, डिमांड अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट्स या डिमांड लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि बैंक के ऊपर ये लायबिलिटीज है। यहां पे टाइम टर्म कोई भी आप ले लो, टर्म डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स या टर्म टाइम अकाउंट्स या टर्म टाइम लायबिलिटीज। क्यों 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 लायबिलिटीज साथ में? भाई सबसे पहले इसने डिपॉजिट किया तो आ गया डिपॉजिट। अब डिपॉजिट करने के बाद ये बंदा यहां पे अपना खाता खोलेगा, अकाउंट, तो अकाउंट 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 और डिपॉजिट डिपॉजिट डिपॉजिट। ठीक है, और लेकिन बैंक के लिए इसका ये पैसा लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी लायबिलिटी उसी एक खाते को कभी बोलते हैं अकाउंट, कभी बोलते हैं लायबिलिटी, कभी बोलते हैं डिपॉजिट, उसी खाते को बोलते हैं। तो कभी आप बुक में पढ़ोगे यहां पे डिपॉजिट, यहां पे अकाउंट, अरे भाई बुक उधर इधर क्या लिखती है? तो ये एक ही बात है, अलग अलग अंदाज है लिखने का, एक ही बात है। क्योंकि इसका डिपॉजिट यहां पे करेगा तो अकाउंट खोलेगा, डिपॉजिट करेगा अकाउंट खोलेगा, और बैंक के लिए वही पैसा लायबिलिटी है, वही डॉक्यूमेंट अकाउंट भी है, लायबिलिटी भी है और डिपॉजिट भी है। ठीक है, ओके। अभी एक बात याद रखो, ये बंदा या आप लोग जो बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, या तो वो डिमांड अकाउंट खोलेंगे या तो वो टाइम या टर्म अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, टाइम या टर्म भी बोलते हैं। अभी डिमांड क्या होता है और टाइम क्या होता है, नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हो। जब आप लोग पैसा भरते हो बैंक में, और पैसा भरा आपने बैंक में, और ऑन डिमांड आपको वापस मिलता है। जब आप डिमांड करोगे पैसों की, आपको बैंक वापस देगा, तो उसको बोलते हैं डिमांड अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट्स। अगर मेरे दोस्तों आप पैसा भरोगे बैंक में और वहां पे फिर आपकी डिमांड पे पैसा नहीं मिलेगा इजीली, एज पर जो आप फॉर्मेट चुनोगे, रुको बताऊंगा। तो आपकी डिमांड पे इस तरह से पैसा नहीं मिलेगा, जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उसके हिसाब से अगर चले, आप एग्रीमेंट भी तोड़ सकते हो, वो तो अलग बात है। लेकिन आपके डिमांड पे पैसा नहीं मिलता है जब तक आपका वो जो
टाइम या टर्म खत्म ना हो तब तक आपको पैसा नहीं मिलता है। तो ये टाइम बाउंड होता है थोड़ा सा। आपको किसी टाइम के बाद ही, मैच्योरिटी के बाद ही, आपने 6 महीने रखा, 1 साल बाद रखा, तो आपने बोला बैंक के पास गए, बैंक के पास गए, बैंक के पास गए, और आपने बोला 1 साल बाद वापस पैसा लूंगा, तो उनको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स। आप 1 साल पहले डिमांड नहीं कर सकते हो और वापस नहीं ले सकते हो। इन शॉर्ट आपको समझ आ गया। डिमांड अकाउंट वही है, आपकी डिमांड पे पैसा वापस मिलेगा। टाइम अकाउंट वही है, टाइम खत्म होने के बाद ही आपको पैसा वापस मिलेगा। पैसा वापस मिलने पे ये अकाउंट का नाम आ गया। डिमांड पे पैसा वापस मिलेगा, डिमांड पे डिमांड, और टाइम होने के बाद ही पैसा वापस मिलेगा, तो टाइम डिपॉजिट्स या टाइम अकाउंट या टाइम लायबिलिटी फॉर बैंक्स। ओके, अब इनको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जब भी आप डिमांड अकाउंट खोलते हो ना बैंक में, आप या तो सेविंग अकाउंट खोलते हो या तो करंट अकाउंट खोलते हो। वैसे डिमांड अकाउंट्स अगर पढ़े तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे हम टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे। अगर हम डिमांड अकाउंट या डिमांड लायबिलिटीज की बात करें, वहां पे सेविंग है, करंट है, वहां पे डिमांड ड्राफ्ट्स हो सकते हैं, वहां पे मेरे दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट्स के बाद मार्जिन अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकता है, बैंक गारंटी हो सकता है। इन शॉर्ट, उधर जाने की क्या जरूरत, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं हम, यहां पे डिमांड डिपॉजिट्स नहीं पढ़ रहे थे। ओके, लेकिन सेविंग और करंट तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो 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 सुनो, आप यहां गए और डिमांड डिपॉजिट्स आपने किए, आप वहां पे या तो सेविंग खोलेंगे या तो अक्सर आप करंट खोलेंगे, लेकिन ज्यादातर सेविंग अकाउंट ही आप खोलते हो। अगर आप अपने मम्मी पापा या आपका जो अकाउंट है अगर आप देखेंगे ना खोल के, वो सेविंग ही होगा। किसी किसी केस में किसी बंदे के हाथ में करंट होगा, अगर उसने स्पेशल वो क्रिएट करा चुका होगा, ठीक है। तो सेविंग डिपॉजिट्स और करंट डिपॉजिट्स या करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बोलो, करंट यहां पे डिपॉजिट बोलो, इसीलिए मैंने इंटरचेंज किए ये वर्ड्स, क्योंकि आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो सेविंग अकाउंट जब आप खोलेंगे या करंट अकाउंट जब आप खोलेंगे, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है थोड़ी सी जान लेते हैं। नॉर्मली सेविंग अकाउंट एक इंडिविजुअल खोलता है, करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन खोलता है। सेविंग अकाउंट में आपको मॉडरेट इंटरेस्ट मिलता है, मॉडरेट इंटरेस्ट। करंट अकाउंट में आपको नहीं मिलता है इंटरेस्ट, याद रखना। करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। और इंटरेस्ट पे याद आया, इधर 1-2 पॉइंट मैं भूल गया हूं, वो मैं लिखूंगा, ठीक है। अभी तो मैं ये बता रहा हूं आपको, यहां पे इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह यहां पे विड्रॉवल में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है। सेविंग अकाउंट खोलोगे तो कुछ लिमिट होता है विड्रॉ करने का, जैसे अब एटीएम में भी देखते हो कुछ लिमिट है पैसे निकालने का। सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिट होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने करंट अकाउंट खोला हो, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हो कितना भी पैसा। अच्छा, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करने के वक्त कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, विड्रॉ करने के वक्त, पैसे निकालने के वक्त रेस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ना ही विड्रॉ में ना ही डिपॉजिट में। अब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में आप लोग मुझे बताइए, आपका क्या क्या इरादा है, कौन सा अकाउंट खोलना है, पैसे आपको किस अकाउंट में मिलेंगे, पहले मुझे बताओ, करंट अकाउंट में कि सेविंग अकाउंट में। वो बात अलग है कि सेविंग अकाउंट बहुत सारे बोलते हैं कि गलत है खोलना। अब वो गलत क्यों है खोलना, एक लाइन में बता दूंगा। जब भी इंटरेस्ट की बात होती है ना, इंटरेस्ट की बात, तो अक्सर पैसा कौन भरता है, अक्सर पैसा बैंक में कौन रखेगा, जो रिच होता है। पैसा कौन निकालता है, बिजनेसमैन के अलावा, बिजनेसमैन भी निकाल सकता है, लेकिन पैसा ज्यादातर निकाल सकता है वो भी जो पुअर होगा। गरीब को कोई पैसा नहीं देगा तो जाएगा बैंक के पास, फिर बोलेगा चलो शादी वादी कर लेते हैं बेटी की, फिर आगे देखते हैं जिंदगी में क्या होगा। कोई ऑपरेशन आ गया, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की जरूरत है या 10 लाख की जरूरत है, तो निकाल दिया 10 लाख रुपया, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, गरीब ये 10 लाख कहाँ से वापस दे सकता है, ठीक है। ये शादी उसने की 10 लाख में कहाँ से दे सकता है, ठीक है ना। दे सकता है 10 लाख, ठीक है, अपना पैसा दे सकता है, लेकिन इसका इतना इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये 10 से फिर धीरे धीरे जबकि ये दे नहीं सकता, ये 10 से 15 लाख पहुंचता है, और तब तक
15 लाख, ये 20 तक भी पहुंच सकता है, डिपेंड करता है कितने टाइम में क्या क्या करेगा और क्या पॉलिसी होगी उस टाइम पे। तो ये 15 लाख देना पड़ेगा टाइम पे, तो इतना मुश्किल होता है। तो गरीब ज्यादा ही गरीब होता है। और जो बंदा यहां पे रिच वाला बंदा जिसने पैसा भरा बैंक में, 100 रुपए भरा बैंक में, उसको 105 मिलता जा रहा है पैसा। रिच तो ज्यादा रिच होते जा रहा है और पुअर ज्यादा पुअर होते जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इकोनॉमिस्ट बहुत सारे बोलते हैं खुद भी कि इंटरेस्ट का ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि गरीब ज्यादा हो सकता है गरीब, और रिच ज्यादा हो सकता है रिच। उससे क्या होता है, गैप पुअर और रिच में ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है। तो इसीलिए जितने भी रिलीजन्स है वो कंसेप्ट दे रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट बैंकिंग का। मतलब गरीब ने अगर 10 लाख रुपए लिए, उसको 10 लाख ही देने पड़ेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पे वो बातें नहीं छेड़ेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे जब आप पैसा भरोगे बैंक में, तो आपने सेविंग अकाउंट खोला या करंट अकाउंट खोला, बताइए दोनों में से कौन खोलोगे आप? ये तो मैंने आपको सवाल बोला था। सेविंग में आपको इंटरेस्ट मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन यहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। पैसा 100 रुपए आपने भरा करंट में बराबर वापस 100 रुपए ही आएगा। कोई 5% वाला इंटरेस्ट नहीं आएगा जो मैंने ऊपर आपको दिखाया। तो ये जो 5% वाला सिस्टम है या जो ये इंटरेस्ट मिलने वाला सिस्टम है, वो करंट अकाउंट में नहीं होता, सेविंग में होता है। ठीक है, सेविंग आपने खोला, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम भी है ना, आपको विड्रॉवल की रेस्ट्रिक्शन है, और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉवल की। ठीक है, ये ज़्यादातर बिजनेसमैन इसलिए खो रहे हैं क्योंकि उसको एट अ टाइम पैसा भरना पड़ता है, निकालना पड़ता है, कभी भी बिजनेस का लॉस हुआ या गेन हुआ। अगर मैं आपको सवाल बोलूं, ज़्यादातर सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है? ज़्यादातर मेरे दोस्तों सेविंग अकाउंट है। अच्छा, ज़्यादातर सेविंग है, करंट है कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स है? मुझे बताओ, आपको क्या लगता होगा? आप बोलोगे सेविंग है ना। ज़्यादातर इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बैंक उस बंदे को इंटरेस्ट देता है। बैंक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं। और 2 अकाउंट्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स। वो क्या है? आप जब बैंक में पैसा भरोगे 100 रुपए, ये 100 रुपए आपको आफ्टर मैच्योरिटी टाइम ही मिलेगा। अगर आपने 1 साल अपने फॉर्म में रखा हुआ है तो 1 साल बाद ही वो पैसा मिलेगा। हालांकि आप ये एग्रीमेंट तोड़ सकते हो, लेकिन आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो आप ये पैसा जो है वो 1 साल बाद ही ले सकते हो, टाइम होने के बाद ही ले सकते हो। टाइम डिपॉजिट्स, इसमें आप एफडी करा सकते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या होता है? 1 टाइम डिपॉजिट करना पड़ता है, और विड्रॉ आप कर सकते हो आफ्टर मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी 7 दिन भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। हालांकि कभी ये 7 दिन के बदले यहाँ पे 6 महीने होता है। तो ये टाइम पीरियड चेंज होता जाता है। ये इसको मैं बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम पीरियड चेंज होता है और आपको ये याद नहीं रखना है। अभी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में जो मैंने एक पॉइंट भूल गया हूँ, वो अपने नोट पे लिखना, क्योंकि उसके बगैर ये सारा नोट अधूरा है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में मैंने देखो, सेविंग में मैं 1 ही एरो डालूंगा, इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा बैंक उस बंदे को इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग बहुत लालची है, उनको बहुत इंटरेस्ट चाहिए, लोगों को बहुत इंटरेस्ट चाहिए, इसलिए वो फिक्स्ड डिपॉजिट ज़्यादा कराते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्यों हैं? क्योंकि लोगों ने इंटरेस्ट कमाना है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट से। रिकरिंग डिपॉजिट भी आपको टाइम होने के बाद ही पैसा वापस मिलेगा, लेकिन इसमें आप एट अ टाइम डिपॉजिट करते हो। किसमें? फिक्स्ड में 1 टाइम डिपॉजिट करते हो, लेकिन रिकरिंग में आप 1 टाइम डिपॉजिट नहीं, मंथली आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो। मतलब आप मंथली पैसा भरते हो, मंथली डिपॉजिट करते हो। चलो छोड़ो इस फिक्स्ड को, मंथली आप डिपॉजिट करते हो पैसा। अच्छा, मंथली पैसा डिपॉजिट करूंगा, विड्रा कभी भी कर सकता हूं जैसे सेविंग और करंट में है। विड्रा डिमांड पे कर सकता हूं क्या, जैसे सेविंग और करंट पे है? ना 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 ना। विड्रा आप टाइम होने के बाद ही कर सकते हो। विड्रा आप मैच्योरिटी के बाद इधर कर सकते हो, इधर भी आप विड्रा मैच्योरिटी के बाद ही कर सकते हो। पैसा आप निकाल सकते हो आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड, जो कि 6 महीने या 10 साल तक होता है। ठीक है, यहाँ पे विड्रा जो मैच्योरिटी का है वो 7 दिन या 10 साल तक होता है, 7 दिन से 10 साल नॉर्मली। लेकिन इस बात को आप ज़्यादा अहमियत ना दे, चेंज होता रहता है ये। ओके, अभी यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलता है सेविंग में। और फिक्स्ड में तो यहाँ पे 3 एरो बनाऊंगा मैं। फिक्स्ड में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इधर भी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है।
इधर तो इंटरेस्ट इधर तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आप कौन सा खोलने वाले हो? मुझे पक्का पता है आप ये खोलने वाले हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट, इसीलिए तो इंडिया में ज़्यादातर लोगों ने फिक्स्ड डिपॉजिट ही खोला। अच्छा, इन दोनों में से ज़्यादा कौन है? सेविंग डिपॉजिट्स ही है। ठीक है, ओके। अब रिकरिंग डिपॉजिट्स जो है वहां पे आप मंथली डिपॉजिट करते हो, छोड़ो इस एफ को, मंथली डिपॉजिट करते हो, यहां पे आप वन टाइम डिपॉजिट करते हो। आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये टाइम डिपॉजिट्स जो आपके टाइम खत्म होने के बाद ही पैसा वापस मिलेगा, और डिमांड डिपॉजिट्स जो आपकी डिमांड पे जब डिमांड करोगे तब पैसा वापस मिलेगा, ये दो आपने देखे। इसमें आपने देखा डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, मगर बैंक के लिए ये क्या है? आपका पैसा चाहे डिमांड में हो या टाइम में हो, बैंक के लिए ये क्या है? बैंक के लिए ये लायबिलिटी है। तो डिमांड वाली लायबिलिटी है या टाइम वाली लायबिलिटी है बैंक्स के लिए। ठीक है, अब इसीलिए एनडीटीएल को बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, क्योंकि बैंक के ऊपर ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी से पहले एक बात याद रखो, और एक टाइम और डिमांड के बारे में। डिमांड डिपॉजिट्स चेकेबल है और टाइम डिपॉजिट्स नॉन चेकेबल है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है ये दो, इसलिए ये याद रखना। नॉन चेकेबल का मतलब होता है मेरे दोस्तों, टाइम डिपॉजिट्स अगर आपने कराए तो आप चेक से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। आपको उस अकाउंट खोलने पे आपको चेकबुक नहीं मिलता है, आपको चेक ही नहीं मिलती है, आप चेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, नॉन चेकेबल। और डिमांड में क्या कर सकते हो आप? डिमांड अकाउंट में, डिपॉजिट में, लायबिलिटीज में, लायबिलिटी तो बैंक के लिए खासकर, लेकिन आप जो डिमांड डिपॉजिट है आपका या अकाउंट है वो चेकेबल है, आपको साथ साथ चेक भी मिल सकती है और आप विड्रॉ कर सकते हो पैसा चेक के जरिए। तो ये था आपका पैसा जो बैंक में होता है, ये था जो बैंक में पैसा होता है। अब डिमांड और टाइम वाला पैसा बैंक में होता है, इसीलिए ये पैसा बैंक के लिए लायबिलिटी है। कौन कौन सी लायबिलिटी? डिमांड डिपॉजिट्स वाली लायबिलिटी और टाइम अकाउंट्स में या डिपॉजिट्स में जो पैसा है वो वाली लायबिलिटी। तो एनडीटीएल में आपको याद रखना है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। आप एनडीटीएल को ये भी बोल सकते हो, बैंक के पास जो पैसा है जो बैंक को वापस करना है, लायबिलिटी है, वो है एनडीटीएल। बैंक के पास जो पैसा है वो या तो डिमांड डिपॉजिट्स का है या तो टाइम डिपॉजिट्स का है, लेकिन बैंक के ऊपर लायबिलिटी है, इसलिए एनडीटीएल। एक बात और याद रखो, सिर्फ ये दो लायबिलिटी बैंक के ऊपर लायबिलिटी नहीं होती भाई। इस पैसा जो एनडीटीएल जो आपके अकाउंट्स में है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना है। हाँ, यहां नहीं देना इंटरेस्ट, मान लिया इधर नहीं देना इंटरेस्ट, लेकिन इनमें जो इंटरेस्ट वापस पे करना है वो इंटरेस्ट भी तो बैंक के ऊपर एल है, एल मतलब लायबिलिटी है। तो उस लायबिलिटी को बोलते हैं अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम अकाउंट्स, डिमांड अकाउंट्स और टाइम अकाउंट्स के बगैर भी बैंक के ऊपर कुछ लायबिलिटी है, उनको बोलते हैं अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ओडीटीएल। और ओडीटीएल क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। कौन सा डिपॉजिट्स? चाहे डिमांड या टाइम वाला जिसमें इंटरेस्ट मिलेगा। चलो इसमें नहीं मिलेगा, इसका और इसका तो मिलेगा। ठीक है, देखो मेरे दोस्तों, मैंने आपको मेन टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स पढ़ाए, लेकिन अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स के अलावा भी बात करें तो टाइम डिपॉजिट्स में बहुत सारे और भी होते हैं। क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स होता है, ठीक, कैश सर्टिफिकेट्स आपने सुना होगा, गोल्ड डिपॉजिट्स आपने सुना होगा, लेकिन हमको उधर बिल्कुल भी नहीं जाना। इतना तो हमने ये पढ़ा, ये बहुत ज़्यादा है मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। अब यहां तक तो समझ आया, अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अब सर हमने तो एनडीटीएल देखा, डिमांड और टाइम लायबिलिटीज तो देखा, बाकी लायबिलिटीज तो देखी, ये एन का मतलब क्या, ये नेट का मतलब क्या? तो नेट का मतलब है जो भी लायबिलिटीज आपने देखा, ये लायबिलिटी डिमांड टाइम वाली लायबिलिटी और अदर लायबिलिटी, जो आपने लायबिलिटी देखा माइनस डिपॉजिट्स इन अदर बैंक्स। दोस्तों ये जो बैंक है ना, ये यहां से बाकी किसी बैंक को या आगे पैसा किसी ना किसी बिजनेस में घुमाता है, आगे किसी को लोन देता है, ये अदर बैंक्स में पैसा देता है। तो उधर से ये पैसा कमाएगा ना, ये आगे इस पैसे का बिजनेस करेगा ना किसी न किसी एंगल में, उधर से ये पैसा कमाएगा, तो वो पैसा माइनस करना है लायबिलिटी से। तो सुनिए, एनडीटीएल का मतलब क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का मतलब क्या है? डिमांड लायबिलिटीज ये
प्लस टाइम लाइबिलिटीज, ये क्योंकि ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है। ओडीटीएल जो इंटरेस्ट के ऊपर पैसा देना पड़ता है वो भी बैंक के लिए लाइबिलिटी है। माइनस डिपॉजिट्स इन अदर बैंक्स, जो बैंक का पैसा है ना, इस बैंक का पैसा बाकी बैंक्स में, वो माइनस करना है, तभी नेट बनेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने जो आगे पैसा दिया हुआ है ना, किसी को लोन वोन में, या किसी बैंक को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन वोन दिया है, उधर से तो बैंक पैसा, वो तो असल में इसके लिए एसेट है। ये जो है ये असल में लाइबिलिटी नहीं है, ये एसेट है। तो ये माइनस करना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं नेट। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो, नेट को समझने के लिए, पैसा आता है बैंक में और जाता है बैंक में। जो पैसा जाता है बैंक में और आता है बैंक में, उसको आप माइनस करते हो, उसी को बोलते हैं नेट। पैसा आया और बैंक में, वो है डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, माइनस पैसा गया बैंक से आगे, उसको आप माइनस करो, उसको बोलते हैं नेट। ठीक है, आगे बैंक में पैसा क्यों जाता है? बिजनेस के लिए, अदर बैंक्स में या अदर ऑर्गेनाइजेशंस में डिपॉजिट करने के लिए। अब एनडीटीएल आपको समझ आया? इसी एनडीटीएल जो किसी भी बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है, इसी एनडीटीएल जो किसी भी बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है, इसी एनडीटीएल के बेसिस पे सीआरआर और एसएलआर पढ़ा जाता है। तो सुनिए और समझिए। अगर ये आरबीआई है और ये बैंक है, अब यहां तक आपने समझा कि बैंक के अंदर पैसा आ गया। ठीक है, बैंक के पास ये पैसा आ गया, एनडीटीएल 100 रुपीज या 100 करोड़, 100 करोड़ या 100 रुपीज, चलो कोई मसला नहीं। एनडीटीएल असल में ये पैसा लोगों का है। डिमांड डिपॉजिट से आया पैसा, टाइम डिपॉजिट से आया पैसा, और बैंक के ऊपर ये कर्जा है, मतलब बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटी है एक किस्म की। और नेट का मतलब है कि बैंक आगे बिजनेस कर सकता है, वो पैसा निकाल के, एसेट निकाल के, क्योंकि बैंक इसको आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो निकाल के। ठीक है, अब एनडीटीएल जो मेरे दोस्तों बैंक का ये 100 करोड़ है, इस 100 करोड़ को आगे बैंक लोन में नहीं दे सकता। जैसे मैंने ऊपर बताया, इस 100 रुपए को आगे बैंक लोन में बराबर नहीं दे सकता। कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ता है एसएलआर और सीआरआर की शक्ल में। सारा पैसा लोन में नहीं दिया जाता। ये 100 करोड़ में कुछ पैसा बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास। उसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और बैंक का जो ये पैसा है एनडीटीएल है, उसी एनडीटीएल का कुछ परसेंट एनडीटीएल का आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर। अगर हम आज की बात करें दोस्तों, तो आज की अगर हम बात करें तो सीआरआर जो अभी का है वो है 3%। मगर 3% किसका? इसी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का, जो पैसा है लोगों का। इन शॉर्ट में डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का पैसा जो है एनडीटीएल का, उसी का 3% है सीआरआर। मतलब इस 100 करोड़ में से जो एनडीटीएल है, कुछ परसेंट, कितना परसेंट? 3%, मतलब 3 करोड़ जाएगा कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में आरबीआई के पास। एनडीटीएल का 3% आरबीआई के पास रहेगा पैसा। उसी आरबीआई के पास जो पैसा रहता है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो इसलिए कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास पैसा रहता है और रिजर्व रहता है ये पैसा आरबीआई के पास। ठीक है, बैंक का पैसा रिजर्व रहता है आरबीआई के पास। अभी ये 3% ऑफ एनडीटीएल है। इतना ही नहीं, मुझे एक बात बताओ, जो बैंक ने सीआरआर दिया आरबीआई को, क्या वो बैंक उसको लोन में दे सकता है? ना, मैंने तो यही बोला ना आपको, 100 रुपए आगे बराबर नहीं जाएंगे। सीआरआर और एसआरआर को काट के पैसे आगे जाएंगे लोन में। तो यहां पे जो दोस्तों बैंक 100 रुपए है, उसका कुछ 3%, 3 करोड़ जाएगा सीआरआर की शक्ल में। लेकिन आरबीआई ने बोला है बैंक्स को, भाई आपको अपने पास भी कुछ पैसा रिजर्व रखना है, और वो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और आजकल वो 18% है एनडीटीएल का।
एनडीटीएल का। अब एनडीटीएल कैसा पता चलेगा भाई किस बैंक का एनडीटीएल कितना है? हर एक बैंक के अलग अलग कस्टमर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स होते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, और आगे बैंक को किसी बैंक्स को देता है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को देता है, नहीं देता है। ये कैसा पता चलेगा कितना पैसा आया कितना पैसा गया? ये कैसे पता चलेगा कितना पैसा आया बैंक के हाथ में और कितना पैसा गया? और कब ये पता करना है, क्या एक साल में या एक दिन में? आपको एनडीटीएल कैलकुलेट करना है फ्राइडे फोर्टनाइट को। फ्राइडे फोर्टनाइट का मतलब फ्राइडे के दिन 6 दिन आते हैं, फिर से फ्राइडे, और जो और एक फ्राइडे आएगी, एक फ्राइडे छोड़ के एक फ्राइडे, इनको बोलते हैं फोर्टनाइट। जो 14 डेज के बाद दूसरी फ्राइडे आती है, मतलब एक फ्राइडे छोड़ के एक फ्राइडे जो 14 डेज के लिए आती है, तो उसी को बोलते हैं फ्राइडे फोर्टनाइट। तो फ्राइडे शाम को आपको कैलकुलेट करना है एनडीटीएल, फिर आने वाली फ्राइडे को नहीं, अगली फ्राइडे को 14 डेज बाद फ्राइडे को कैलकुलेट करना है एनडीटीएल, और एनडीटीएल के बेसिस पे मेंटेन करना है क्या? सीआरआर और एसएलआर। एनडीटीएल का 3% आरबीआई के पास जाना चाहिए, आपका कैश, बैंक का कैश, और बैंक को अपने पास एनडीटीएल का 18% अपने पास रखना है एसएलआर। ठीक है, ओके। अभी जो बैंक अपने पास रखेगा पैसा एसएलआर, उसको लोन में नहीं देगा, और बैंक रखेगा सीआरआर आरबीआई के पास, उसको भी लोन में नहीं देगा, तो बैंक के लिए यह परेशानी है सीआरआर और एसएलआर। बैंक चाहता है कि यह कम से कम हो या ये ना ही हो, क्योंकि बैंक को आगे लोन में देना था और आगे बिजनेस कमाना था और पैसे कमाने थे। लेकिन एसएलआर और सीआरआर की वजह से बैंक आगे लोन नहीं दे सकता। अब सीआरआर को देखते हैं, सीआरआर कैश की शक्ल में होती है, लेकिन एसएलआर को देखते हैं, एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में। आपको याद रखना है लिक्विडिटी लिक्विड चीज़ों की के रूप में होता है। जैसे कैश सबसे लिक्विड माना जाता है, गोल्ड भी लिक्विड माना जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी लिक्विड माना जाता है। लिक्विड का मतलब कोई चीज कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं उतना लिक्विड। आपका मकान है इस पहाड़ पे, आपके हाथ में गोल्ड है, गोल्ड की रिंग है, बता मुझे जल्दी कौन कन्वर्ट होगा इनटू कैश? एक पहाड़ पे मकान है, उसका खरीदार आपको 1 साल बाद शायद मिलेगा, तो वो लिक्विड नहीं है, वो कन्वर्ट कैश में जल्दी नहीं होता कन्वर्ट। आपके पास रिंग है, किसी भी दुकान पे जाओगे ना, रिंग सोने की ये है रिंग है, उसको बेचने के लिए आपको फटाफट हर एक दुकान कैश देगा। इसको बोलते हैं गोल्ड बहुत ज़्यादा लिक्विड है, कन्वर्ट इनटू कैश होता है। तो कैश तो खुद एक लिक्विड ही है, सबसे ज़्यादा लिक्विड कैश ही है। तो गोल्ड वो भी लिक्विड है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी लिक्विड है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम आगे पढ़ेंगे, रुकिए। अभी एक बात याद रखिए कि सीआरआर कम चाहते हैं। अगर सीआरआर कम होगा मतलब बैंक्स का कुछ पैसा आरबीआई के पास जाएगा, अगर वो कम होगा तो बैंक्स खुश रहते हैं। बैंक्स इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि बैंक्स को यहां से सीआरआर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। देखो मेरे दोस्तों, 100 करोड़ में से 3 करोड़ बैंक्स का जाया होता है। इस 3 करोड़ को आगे बैंक देता लोन में और आगे पैसा कमा लेता लैंडिंग रेट हाई रख के। लेकिन जो बैंक 3 करोड़ जाता है आरबीआई के पास सीआरआर की शक्ल में, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं कमाता बैंक। तो बैंक हैप्पी कब होता है? जब कम से कम सीआरआर आरबीआई रखे। आरबीआई जब पॉलिसी में कम से कम सीआरआर रखे, मॉनेटरी पॉलिसी में जब आरबीआई कम से कम सीआरआर रखे, तो बैंक खुश होता है। और ये सीआरआर किस लिए है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और बैंक्स का कुछ पैसा रिजर्व रखने के लिए, ताकि बैंक को आगे हम मदद कर सकें। ये चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आपको अच्छे से। अभी यहां पे एसएलआर जो है, जो कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में है, वो आपको जानना है, उस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक थोड़ा सा खुश है एसएलआर में, लेकिन सीआरआर में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसलिए बैंक बहुत नाराज होता है अगर सीआरआर हाई है। सीआरआर कम होना चाहिए। बैंक बोलते हैं भाई 3 करोड़ भी जाया, भाई आधा परसेंट रखो, 50 लाख तक रखते तो काफी होता। तो इन शॉर्ट 3 करोड़ ज्यादा। इन शॉर्ट बैंक्स चाहता है कम से कम हो सीआरआर की शक्ल में पैसा रिजर्व। एसएलआर फिर भी बैंक इंटरेस्ट कमाता है, और इंटरेस्ट बैंक कमाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जरिए, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम अलग से अच्छे से पढ़ेंगे, रुकिए अभी। और ये भी एसएलआर भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? वो हम कल देखेंगे। कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा वो हम कल देखेंगे। फिलहाल हमने जो आज पढ़ा वो हम आपको अभी बताए, रुकिए अभी। और एक पॉइंट है एसएलआर का कि गवर्नमेंट जो है ना वो बोरो कर सकता है फ्रॉम बैंक्स, क्योंकि एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी कंसेप्ट है। ये बात भी हम आपको कल ही समझाएंगे।
आज जो आपने समझा उस पे मैं टॉप 10-15 क्वेश्चन आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, आप मुझे बताइए, क्वेश्चन का जवाब देना मेरे दोस्तों। आप मुझे बताइए, जो इस बंदे ने इधर पैसा रखा वो बैंक आगे देता है पैसा, इधर से जो इंटरेस्ट मांगता है बैंक वो ज़्यादा होता है, इससे की कम होता है, ये ज़्यादा होता है इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा कम इंटरेस्ट हो। यहाँ पे बैंक को देना पड़ता है इंटरेस्ट, यहाँ से बैंक खुद को लेता है इंटरेस्ट। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या एसएलआर और सीआरआर का पैसा बैंक आगे लोन में दे सकता है? नहीं। एसएलआर और सीआरआर के बगैर बैंक आगे बोरोवर्स को या आगे किसी को लोन दे सकता है या दूसरे बैंक्स को लोन दे सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को लोन दे सकता है। अभी आप मुझे ये बताइए कि जो एनडीटीएल है, नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज जो है, उसमें उसमें आप मुझे बताइए कि ये लाइबिलिटीज का कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि बैंक के ऊपर डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है। आप मुझे बताइए सीआरआर से बैंक खुश है कि एसएलआर से? वैसे दोनों से खुश नहीं है, दोनों से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी सीआरआर पे बिल्कुल बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो सीआरआर चाहता है बैंक कम से कम हो। बैंक खुश है तभी जब सीआरआर कम हो या खत्म ही हो जाए, लेकिन एसएलआर पे थोड़ा सा बैंक खुश है क्योंकि इंटरेस्ट कमा सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मामले में। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे करता है आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को कंट्रोल करके? ये हम कल पढ़ेंगे, आप भी अपनी जगह पढ़ लेना। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बाय।